स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में फिर एक बार बात महाराष्ट्र की, जहां बयान वीरों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेताओं का महिलाओं को लेकर अपशब्द बोलने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अभी हाल ही में अरविंद सावंत ने मुंबा देवी से शिवसेना शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार शाइना एनसी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शाइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। अब इसी फहरिस्त में नया नाम जुड़ा है सुनील राउत का। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। सुनील राउत ने उनके खिलाफ विक्रोली से चुनाव लड़ रही शिवसेना शिंदे गुट की सुवर्णा करंजे को बकरी कहा। सुनील राउत ने कहा है कि इस बकरी को शिंदे गुट ने बलि का बकरा बनाया है, जिसका 20 नवंबर को काटी जाएगी। अभी लड़ाई मेरी जीतने की है ही नहीं। मैंने अभी प्रचार नहीं चालू किया, मैंने प्रचार ही चालू नहीं किया। वो अपने दो दामाद एक लड़का लेके घूम रही है, 2-4 भाड़े के टट्टू लाती है, बराबर ना। टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए ना। अरे सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया, तो टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए अपनी लेवल की। लेकिन कोई टीका ही नहीं मेरे साथ में, आने की हिम्मत ही नहीं। सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 तारीख को काटेंगे बकरी को अपन। तो अरविंद सावंत को भी इससे पहले आपने सुना था, अब सुनील राउत को आपने सुन लिया। एक के बाद एक आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल सुनील राउत के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। सुवर्णा करंजी की शिकायत पर विक्रोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। सुवर्णा करंजी ने विक्रोली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि बयान महिलाओं का अपमान करने वाला है। विक्रोली सीट पर संजय राउत के भाई सुनील राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं सुवर्णा करंजी एकनाथ शिंदे की पार्टी से मैदान में है। करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। इतना करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। इतना करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। कुछ ऐसा ही बयान अरविंद सावंत का भी सामने आया था। जब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था तब उन्होंने भी ये कहा था कि मेरे बयान को गलत तरीके से एक नैरेटिव चलाया गया। माफी अरविंद सावंत ने भी नहीं मांगी थी, अभी तक माफी नहीं मांगी। और उससे अव्वल अब सुनील राउत अपने इस बयान पर आप कह सकते हैं अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अंदाज तो यही है, कह रहे हैं करारा जवाब 23 नवंबर को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर विजय जी की पार्टी भी खामोश है, बस नेता बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, उन पर मामला दर्ज हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि आप ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। मतलब शर्मिंदगी की बात है। जैसे अरविंद सावंत साहब ने भी जो कहा था उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि इम्पोर्टेंट माल, तो मैंने कुछ जिक्र किया था कि जो उद्धव ठाकरे साहब की जो पार्टी है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं दूसरी पार्टियों से आए हैं, तो वो सब इम्पोर्टेड माल हैं कि नहीं, अरविंद सावंत को बोलना चाहिए उस पर भी। यदि बाहर से आने वाले लोग इम्पोर्टेड माल हैं तो बहुत सारे इम्पोर्टेड माल वहाँ पर आया है। लेकिन महिलाओं को लेकर हम तो वैसे ही कहते हैं कि राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी एक बड़ा मुश्किल काम हो गया। उनकी एक्टिविटी, उनका जो सक्रिय होना वो मुश्किल है, और उसमें राजनेता इस तरह की चर्चा करें तो ये अब बकरी है बकरा है, ये किस तरह का बयान वो दे रहे हैं। सुनील राउत साहब संजय राउत के भाई हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर। और अभी आपने शायद इसमें नहीं चलाया है, उसके बाद संजय राउत साहब का भी बयान आया है और संजय राउत साहब ने इस पर शर्मिंदगी जाहिर नहीं की, इस पर माफ़ी की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि अब ये सरकार जो ये मतलब मुकदमा दर्ज किया गया है, ये एफआईआर दर्ज की गई है, तो सरकार हमें जेल में डालना चाहती है। तो अब आप सोचिए किसी भी इशू को कहीं तक भी ले जाना। संजय राउत पार्टी के प्रवक्ता भी है, बड़े नेता है, तो उनको कहना चाहिए कि भाई हम इससे सहमत नहीं है या इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, इस तरह की बात। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सरकार इस बहाने से हमें जेल में डालना चाहती है। तो पॉलिटिकल लीडर्स में महिलाओं के सम्मान को लेकर या तो वोटर्स को जवाब देना चाहिए, और मुझे लगता है चुनाव आयोग को भी थोड़ा सा सुओ मोटो जैसा भी काम करना चाहिए कि इस तरह से महिलाओं को लेकर खासतौर से ये जो बयान दिए जाते हैं उस पर कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कड़ा मैसेज तो कम से कम दिया ही जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। वो सुनील राउत हो, अरविंद सावंत हो या कोई और भी हो, किसी भी पार्टी का हो, इसमें ये तो खैर दोनों ही एक ही पार्टी के लोग हैं, लेकिन अभी चुनाव शुरू, एक ही परिवार के भी लोग हैं। अब चुनाव शुरू हुआ है तो प्रचार शुरू होगा तो आपको बहुत सारे बयान इस तरह के मिलेंगे। अब 20 तारीख को किसकी शहादत होगी ये तो बाद में पता पड़ेगा, 23 तारीख को।
देखिए, वो संजय राउत हैं जो समय समय पर सबको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जो चुनाव आयोग को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। वही संजय राउत अपने भाई को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। नैतिकता का पाठ तो छोड़िए, ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपने जो बोला वो गलत बोला है, वो सरासर गलत है, इस पर माफी मांगे। कोई शर्मिंदगी हर्षवर्धन जी नेताओं के आंखों में नजर नहीं आती, कोई शर्म का पानी नजर नहीं आता जब आपको बयान देने, खासकर महिलाओं को लेकर देने। देखिए, एक तो एक किसी को कोई भ्रम रहा हो, नाम के आगे राउत लगा था, तो अब वो पक्का हो गया कि संजय राउत के ही भाई है। क्योंकि संजय राउत का भी जो मतलब हम लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल, अगर वो करते तब आश्चर्य होता, क्योंकि संजय राउत ने तो उखाड़ दिया, उसको लिख दिया था सामना के मुखपत्र में, क्या क्या भाषा वो लिखते हैं, क्या क्या भाषा बोलते हैं। और अरविंद सावंत के बयान पर अरविंद सावंत ने जब माफी मांग ली FIR होने के बाद, तो संजय राउत ने कहा इसमें क्या गलत है, गलत तो कुछ बोला नहीं था। तो अगर उनको अरविंद सावंत का बोला कुछ गलत नहीं लगा, तो अपने भाई का बोला कैसे गलत लगता। वैसे भाई बहुत लड़ झगड़ के ये टिकट जुगाड़ पाया है। भाई में बहुत झगड़ा था इसी बात को लेकर। संजय राउत बड़े नेता हैं, तो अब उनको लग रहा था कि ठीक है, लेकिन छोटा भाई है तो कह रहा था कि अरे हमको टिकट नहीं दिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक लक्षण भी दिखता है कि कैसे परिवारवाद आपको कई मोर्चों पर खराब करता है, एक मोर्चे पर नहीं खराब करता है। और परिवारवाद मूल रूप से आपको अहंकारी बनाता है, परिवारवाद भ्रष्टाचारी बनाता है, परिवारवाद बद दिमाग बनाता है। और परिवारवाद जो नेता होते हैं, जो असली नेता निकल कर आते हैं, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही एक अच्छा नेता होता, तैयार होकर शिवसैनिक आता, वो तो बेचारा अब क्या बोलेगा, उसका भाई तो संजय राउत है नहीं, उसका भाई तो मोदी और शाह को चुनौती देता नहीं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला नेता के लिए कहें कि बकरी कटेगी, मतलब ये मेरे गले बकरी बांध दी और अब 23 को बकरी कटेगी, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे जो बड़ी बात है, देखिए, जहां तक रही चुनाव आयोग की बात, तो चुनाव आयोग ऐसे मसले पर कभी कुछ नहीं कर पाया है, TN शेषन भी नहीं कर पाए हैं। ये मैं आपको बता दूंगा, अभी आज तक कभी चुनाव आयोग किसी प्रत्याशी क्या कर पाता है, वो कहेगा 24 घंटे प्रचार बंद कर दो, तो कहेंगे हम तो वैसे ही बैठे हुए हैं, ये तो भाई साहब कह रहे हैं हम प्रचार ही नहीं शुरू किए। तो मुझे लगता है कोई ऐसा अधिकार है नहीं जिससे कि कुछ कर पाए। लेकिन हां, असली अधिकार जिसके पास है वो है जनता। क्या आप लोग भी सुन रहे हैं क्या कि आपके नेता लोग जो आपके जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, वो आपकी बिना पर किस किस तरह की बात कर रहे हैं, वो आपके मत को किस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं है आपका। वो कह रहे हैं हम तो प्रचार करने भी नहीं गए, शुरू भी नहीं किया, वो बकरी कटेगी, कोई मिल ही नहीं रहा था। आपको लोकतंत्र में वो इतना ही समझते हैं। आप सुन रहे हैं क्या, वो सबसे जरूरी है। देखिए, अब चुप्पी तो पूरी पार्टी ने साध रखी है और इन बयानों को आप ये कह सकते हैं कि बैक सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है। इस पर कोई टिप्पणी नहीं, कोई माफी नहीं, ये और बताया जा रहा है कि सरकार जेल में डालना चाहती है, चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। खैर, महाराष्ट्र में अभी चुनाव अपने चरम पर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब कितने बयानवीर सामने आते हैं देखने वाली बात है। इन सबके बीच आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की कर लेंगे, जहां जमीयत वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मोदी सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली में हजारों की संख्या में मुसलमान जुटे जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में एनडीए के अलायंस पार्टनर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का जिक्र हुआ और वक्फ बिल के लिए दोनों का सपोर्ट मांगा गया। अब जमीयत नीतीश और नायडू पर प्रेशर बनाने की कोशिश में है। 24 नवंबर को पटना में जमीयत की एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश भी शामिल होंगे। साथ ही दिसंबर में आंध्र प्रदेश के कडप्पा में भी जमीयत एक बड़ा सम्मेलन करने की तैयारी में है, जिस नीतीश और नायडू को बैसाखी सरकार की बताई जाती है। उस बैसाखी पर आप कह सकते हैं उसे हिलाने की कोशिश जमीयत कर रहा है, एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा है। इस मसले पर नीतीश और नायडू को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। समीर जी, कितना कामयाब हो पाएगा जमीयत? ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पर काफी हद तक डिपेंड करता है, या सब कुछ ऑल इज वेल है? देखिए, जमीयत की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में जो दो बड़े दल सहयोग दे रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है, वो प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ सत्ता में शामिल है। जमीयत की कोशिश है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो इस वक्फ बिल को रोकने के लिए कम से कम नीतीश पे और चंद्रबाबू नायडू पर, जो सेकुलर की राजनीति लंबे समय से करते रहे और उनकी छवि एक सेकुलर नेता की रही है, तो क्यों ना उनके ऊपर दबाव बनाया जाए और कोशिश की जाए कि उनको आगे कर इस बिल को रोकने की कोशिश की जाए। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के तो पार्टी के उपाध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू इस मामले में बात करेंगे, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू का इसमें साथ लिया जाए।
अगले साल बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है। उन्हें लग रहा है कि अगर विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार सेकुलर चेहरा बनते हैं, नीतीश कुमार को अगर डर होगा कि मुस्लिम वोट चले जाएंगे, हालांकि नीतीश इस बात को जानते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को जाता है। नीतीश के पास कोई बड़ा मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार वैसे भी दलित और महादलित वोट्स की अपनी राजनीति करते हैं। फिर भी उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार को याद दिला जाए कि वो किस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सेकुलर चेहरा बने थे, किस तरीके से वो इंडिया गठबंधन में बीच में चले गए थे, बाद में लौट कर आए। तो नीतीश कुमार को उनको पुरानी राजनीति याद दिला रहे कि उनकी सेकुलर छवि रही है। तो इस मामले में वो आगे बढ़कर हमारा सहयोग करो। हालांकि नीतीश की पार्टी ने जिस तरीके से इस बिल का समर्थन किया है, ललन सिंह का इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट बयान है। लोकसभा में जो उनका जो भाषण हुआ था वो बहुत स्पष्ट मोदी सरकार के समर्थन में था। उसके बाद में जिस तरीके से नीतीश कुमार का समर्थन रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि बिहार में रैली करने के बाद भी कोई बहुत बड़ा असर होने वाला है। नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है, वो केंद्र सरकार के साथ है। जेडीयू इस मामले में केंद्र सरकार के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ये एक कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी रैली की जाए, वहां मुसलमान इकट्ठे हो, नीतीश कुमार को डर दिखाया जाए कि अगर आप साथ नहीं दोगे तो आपसे वोट चला जाएगा, आपकी पार्टी की सीटें कम होगी, आपको मुसलमान वोट नहीं मिलेगा और आपकी छवि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की छवि बन जाएगी। तो मुझे लग रहा है एक दबाव बना, प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। क्या ये प्रेशर इतना दे पाएंगे मुस्लिम संगठन को इकट्ठा करना या मुसलमानों को इकट्ठा करना अवधेश जी, के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जिनका सॉफ्ट कॉर्नर ये वोट बैंक है, ये भीड़ दिखाकर क्या उन्हें डराने में, क्या उन पर प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो पाएंगे और हिलाने में कामयाब हो सकते हैं क्या मौजूदा केंद्र सरकार को? देखिए, इसमें जमीयत पर आने के पहले दो बातें समझने की है। क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या भारत में ओवैसी को छोड़कर दूसरे कोई नेता ये कह सकते हैं कि उनकी जो जीत है वो केवल मुस्लिम वोट के कारण हो जाएगी? अगर हिंदू वोट इस पर कट जाएगा तब क्या होगा? ये दूसरा पक्ष हम भूलते हैं कि अगर इस दबाव में आकर आपने फैसला किया, मुसलमान आपके साथ आ गए, देश में जो वातावरण बना हुआ है उसमें अगर आपके हिंदू वोट खिसक गए तो क्या होगा? ये नेता जरूर सोचेंगे, क्योंकि देश में एक वातावरण बनाया हुआ था कि बगैर मुस्लिम वोट के केंद्र में कोई बहुमत की सरकार नहीं बन सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में इस मीथ को तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में 2 बार बहुमत लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मिथ को तोड़ दिया है। तो पहले तो इसको समझने की जरूरत है, एक वातावरण। दूसरा कि ये जो कर रहे हैं इसको सभी पार्टियों को समझना होगा कि इन लोगों ने एक इस्लाम के अनुरूप एक ढांचा बनाने की भारत में कोशिश की, जिसका एक मुख्य भाग जो है वक्फ था, जो 1953 से लेके धीरे धीरे 2013 तक इस स्थिति में पहुंचाया कि हमारा एकाधिकार हो, हमारी जिस भूमि को कहेंगे वो हमारी होगी, नहीं होगी तो आप उसके लिए लड़िए। और उसके आधार पर करीब करीब 9 लाख हेक्टेयर एकड़ जमीन आपके पास आया है और इतनी बड़ी संपत्ति आई है। तो अलग अलग जो ढांचे खड़े हुए यूपीए शासन काल में, जो कमेटी बनी सच्चर की, उसके आधार पर ढांचे बने, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, अल्पसंख्यक आयोग को जो है शक्तिशाली दर्जा मिला है। तो लग रहा है कि अब उन सब ढांचों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है जो हमने यहां तक पहुंचा दिया था गजवाए हिंद के विचार को। तो वो उनका एक संघर्ष है। क्या भारत की पार्टियां इस संघर्ष में उनके साथ होंगी? क्या उनको शर्त नहीं रखेंगी कि हम आपका साथ देंगे? जो मुकदमे हैं, जो छोटे छोटे लोगों की जमीनें हैं और जो स्वयं देवबंद के मालिकों पर जो आरोप है कि आपने वक्फ की संपत्ति हड़पी है, जो दूसरे ओवैसी जी पर जो आरोप है, दूसरे पर आरोप है, उसके बारे में भी कोई प्रमाण मांग के उनसे कोई वचनबद्धता लेती है कि नहीं लेती है? ये तो अपने स्वार्थों का संघर्ष कर रहे हैं। और भारत का दुर्भाग्य है कि यहां मुसलमानों में उनके वास्तविक मजहबी अधिकार, उनके नागरिक अधिकार, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, वो इशू हमेशा गौण हो जाता है और ये जो कट्टरपंथ मुस्लिमवाद है ये ऊपर हावी हो जाता है, उसके आधार पर वोट देते हैं। लेकिन पार्टियों को समझने की जरूरत है। अभी नीतीश कुमार ने एनडीए के मीटिंग में जो अखबारों में खबर आई, मेरी किसी से बात नहीं, उन्होंने कहा कि हमको मुस्लिम वोट मिले न मिले, हमको अपने देश के संविधान सेकुलरिज्म के हक में खड़ा रहना है और जो हमारी सामाजिक विकास का नियम है उसको पूरी सख्ती से लागू करना है।
जो अभी पिछले दिनों बैठक हुई थी। अब आने वाला समय बताएगा, लेकिन पार्टियां जरूर सोचेंगी इस पर कि क्या वक्फ का जो विधेयक है उसमें जो तथ्य दिए गए हैं, जो अलग अलग मुस्लिम संगठन संस्थाएं आकर के वहां विषय रख रहे हैं, क्या उनमें तथ्यात्मक रूप से वे सही है या नहीं है। अगर है तो अगर ये मांगने जाते हैं समर्थन तो इनसे उन पर प्रश्न करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, अब कोशिश तो पूरी की जा रही है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लिया जाए, या थोड़ा सा उनके मन में शंका या डर पैदा कर दिया जाए कि आपका वोट आपसे छिन जाएगा। 2 लाइन में केवल बोलना चाहता हूँ, बहुत विस्तार से चर्चा हो गई है इस पर। कह रहा हूँ कि औपचारिक तौर पर भले ही नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू साहब सरकार के साथ खड़े दिखाई दें, औपचारिक तौर का मतलब है कि केंद्र सरकार को कोई खतरा नहीं होने वाला इस बिल से, लेकिन ये जो दबाव है वो उन पर असर करने वाला है, और उसका जो अल्टीमेट नतीजा वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि वक्फ बिल आगे बढ़ेगा। अभी शीतकालीन सत्र में सरकार टीडीपी और जेडीयू के दबाव में इस बिल को आगे लाने की हिम्मत कर पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये दोनों दल सरकार के साथ छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी संभावना भी बिल्कुल नहीं लगती। बीच का रास्ता निकाला जाएगा कोई? बीच का रास्ता यही है कि वक्फ बिल को अभी पोस्टपोन कर दो, जो भी है फिर देखा जाएगा। वक्फ को लेकर तो चर्चाएं चल रही हैं, जेपीसी की बैठकें लगातार जारी हैं, लेकिन उन बैठकों में कुछ निकल नहीं रहा और उससे इतर एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन बात अब उस राज्य की जहां एकदम पॉलिटिक्स चल रही है जनता की समस्या पर, और वो राज्य है राजधानी दिल्ली, जहां छठ पूजा के आयोजन को लेकर टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। यमुना की झाग वाले पानी पर जिस तरह आम आदमी पार्टी सरकार घिर रही थी, इन सबके बीच सरकार ने एक नया उपाय खोज निकाला, एक नया कदम उठा लिया है। जब यमुना में पानी रहेगा ही नहीं तो झाग कैसे हो जाएगा, और इसीलिए पानी को बंद कर दिया गया। कालिंदी कुंज पर यमुना बैराज का गेट बंद कर दिया गया है। आज सुबह तक यमुना में सफेद झाग दिख रहा था, लेकिन अब पानी का स्तर कम हो गया है। मतलब ये समझिए कि झाग हटाने के चक्कर में यमुना को ही पूरा सुखा दिया गया है। यमुना अब इतनी सूख गई है कि कोई छठ के मौके पर इसमें स्नान कर ही नहीं पाएगा। लेकिन आतिशी दावा कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 1000 से ज्यादा जगहों पर सरकार की तरफ से घाट बनाए जाते हैं, और जैसी व्यवस्था अब होती है वैसी 10 साल पहले कभी नहीं होती थी। दूसरी तरफ बीजेपी इसे सरकार की नाकामी पर मुहर लगने वाली बात भी बता रही है। सुनिए क्या कहा आतिशी। भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहां पे छठ पूजा होती थी। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। सिर्फ उपलब्धि पर बात करिए आम आदमी पार्टी से, आप कह सकते हैं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली जो कहावत है ये आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से सटीक बैठती है। यमुना से आप झाग क्यों नहीं खत्म कर पाए हर्षवर्धन जी, ये सवाल मत पूछिए, लेकिन आपने कितने कृत्रिम घाट बना दिए, उस कृत्रिम घाट पर कैसे आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये सब पर बात करिए, आपको बहुत अच्छा जवाब मिल जाएगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि नेताओं को तो शर्म वगैरह आने से रही। ये जो छठ व्रती हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपने घर के आसपास वहीं सूर्य को अर्घ दे लीजिए, वहीं उगते और अस्त होते सूर्य को जो भी उपासना करना है वो कर लीजिए। आप जो नदी किनारे जाकर करते हैं, अगर नदी से दूर हो गए हैं तो वही मान लीजिए कि आप नदी वाली जगह पर रहते ही नहीं हैं। ये मत करिए जो आप कर रहे हैं। ना आईटीओ घाट पर हर्षवर्धन जी, आईटीओ घाट पर गंगा का पानी लाके जो शीला दीक्षित का बनाया है छठ है, वहां 4-5 लाख लोगों की जगह है। नहीं, ठीक है, शुद्धता से पूजा करने की, और ये झूठ बोल रही है। घाट अगर कोई बना हुआ है तो एक ही आईटीओ घाट पर, बाकी तो कच्चा आप छील छाल के बनाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बिल्कुल जो कह रहे होंगे बड़ा अच्छा घाट होगा, बहुत से लोग हैं जी, इतनी आस्था का पर्व है, इतना सुंदर पर्व है, उसमें सब जाते हैं, लेकिन जो मूल पानी दिया गया, नहीं, कितना भी दिया गया हो, कृत्रिम चीज कृत्रिम होती है। अगर आप ये जो त्योहार ही मूल रूप से नदी पर जाने का है, ये थोड़ी ना था कि अपने घर के सामने घाट बना लो, ये इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? नेताओं की बेहयाई बेशर्मी वहां तक पहुंच गई है कि वो भव्य शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं आतिशी। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है, कोई महिला मुख्यमंत्री वो इस तरह से, इसमें सब महिलाएं जा रही, इसमें पुरुष सब शामिल होते हैं, सब उसकी प्रक्रिया है बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन मूल रूप से क्या है, महिलाएं ही तो है ना। व्रत रखने से लेके त्योहार रखने से लेके सबको उन्हें, और वो इस तरह के झाग वाले पानी में नहा रही है, और एक महिला मुख्यमंत्री कह रही हम भव्य तैयारी कर रहे हैं।
घाट आपको बनाना है तो हर कोई अब तो सोसाइटी के पूल में लोग कर ले रहे हैं, स्विमिंग पूल में कर ले रहे हैं। वो आर्टिफिशियल लाते हैं, जिसे बच्चे को प्लास्टिक के ट्यूब वाले में नहलाते थे, वो अब थोड़ा बड़ा लेके आते हैं, एक तरफ से घुसते हैं, दूसरी तरफ से निकल के वहीं अर्घ्य देते हैं, चले आते हैं। लेकिन ये सब शर्म वाली बातें हैं। अब अगर किसी को शर्म ना आए, शर्म हो ही नहीं, बिल्कुल ना लगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बस यही कहूंगा कि हिंदू आस्थाओं के साथ अलग अलग तरह से खिलवाड़ होता है, लेकिन यह खिलवाड़ इसलिए भारी है कि सिर्फ आस्था का मसला नहीं, नदियां नहीं रहेंगी, पानी नहीं रहेगा, इस तरह से प्रदूषण रहेगा, तो पार्टी कोई भी हो पूरी की पूरी सभ्यता के विनाश की तैयारी है। फिर आप कहते रहिए कि आज AQI हो गया, पटाखा मत जलाओ, आज नहाओ मत क्योंकि झाग आ गया। इसका मतलब आप अपनी सभ्यता के विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं और उस पर नेता लोग उसको भव्य बता रहे हैं। इस झाग और इस धुंध में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में एक दूसरे पर सिर्फ जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका हल किसी के पास नहीं है।